Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उन्होंने नवी मुंबई में ऐसी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है और सिर्फ बातों से नहीं, काम करके दिखा के कि वो क्या कर सकती हैं। आज जो हमारी ख़ास मेहमान हैं वो है बेलापुर के आमदार एमएलए मंदाताई मात्रे। ताई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ताई आप बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी नवी मुंबई की तो हैं ही, और ख़ास आपका काम रहा है कोविड में। शुरुआत उसी से करेंगे क्योंकि सिर्फ हमारा शहर, हमारा देश, दुनिया जूझ रहा है इससे। और मुझे याद है ताई, जिस तरह से मार्च में जिस तरह से शुरुआत हुई कोविड पैंडमिक की, और हमने देखा कि आप फ़ौरन रास्ते पे उतर आई लोगों की मदद करते हुए। हालांकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो रही थी, आजकल जिस तरह से कोई बहुत पब्लिसिटियाँ हो रही है, बट आप फ़ौरन पहुंच गई थी रास्ते में, चाहे पुलिस कॉलोनी हो, चाहे लेडीज़ के इश्यूज़ हैं। उसके बारे में बताइए कि जब शुरुआत हुई तो क्या दिमाग में था और क्या करने का जज्बा था? जैसे लॉकडाउन हो गया और नवी मुंबई में मार्च में हमारा अधिवेशन चालू था, उस टाइम अधिवेशन को बंद करना पड़ा। और उसका जो हम न्यूज़ देखते थे, अमेरिका, चीन, यहाँ पर ये वायरस का, कोरोना का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था और बाहर गांव से जो लोग आ रहे थे तो उनके लिए मजा होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये बार बार बातें निकाली भी कि जो भी बाहर से आते उधर उनको क्वारंटाइन करो और आने वाले लोगों को तुम उनसे मालूमात लो, चेकअप करो और फिर इंडिया में आने दो। जी, ये पहला इशू मैंने उठाया था कि अगर ये इशू को अगर ध्यान देते थे बहुत बड़ा फर्क सरकार पड़ता था, बिल्कुल। उस टाइम, तो मुझे लगता है काफ़ी इसके अंदर अपने को मीन्स ये इतना फैलाव नहीं होता था। बिल्कुल। नवी मुंबई की परिस्थिति ऐसी हो गई कि आपको मालूम है, मस्जिद में एक आदमी आया बाहर से, जी, उनके साथ कई लोग आए, फिर वो बॉम्बे गया, फिर टाना गया। तो ये कैसा वायरस है, ये आप और हम बैठे अभी, तो अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम दोनों में से किसी को एक को होगा तो भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर मैं बार बार देख रही थी, सब जो न्यूज़ चलती थी हिंदी न्यूज़, उसके ऊपर मैं इसका प्रभाव देख रही थी बहुत जल्दी बढ़ रहा था। और चीन में मैंने एक न्यूज़ देखी कि वो लोग एक ही जगह पे 100 मशीन लगी है हॉस्पिटल बनाने के लिए। जी, जब चीन जैसे देश में इतनी मशीनें लगकर रातों रात उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे इंडिया में तो कुछ नहीं है और महाराष्ट्र में तो उससे भी नहीं है। जो भी हॉस्पिटल है वो 5 वेंटिलेटर, 10 वेंटिलेटर, 15, 20, 25 ज़्यादा से ज़्यादा, जी, इतना ही कैपेसिटी है। और ऐसे वक्त ऐसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो मैंने हमारे नवी मुंबई को बचाने के लिए मैंने हर तरीके से काम किया है। मैंने ऐसे नहीं है कि खाली कोरोना में लोगों को मदद की है, तो मैंने महिलाओं की सुविधा को देखा है, मैंने होम हवन भी किया। जी, क्योंकि आखिर में लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं जब अपने से कुछ नहीं होता है। तो अपने दिल में अंधश्रद्धा नहीं, मगर एक श्रद्धा होती है जी, भगवान के ऊपर। तो गोकुलाष्टमी में मैंने बहुत बड़ा हवन भी किया कि सबको अच्छा रहने दो, सबका बिजनेस वापस होने दो, सबको एक ताकत मिलने दो। और मानसिक परिस्थिति जो खराब हुई है, सबसे ज़्यादा बच्चों की खराब हुई। जी, बच्चे स्कूल में जाते थे, गार्डन में खेलते थे, सीनियर सिटीजन की खराब हुई। ये सब मैं देख रही थी, स्टडी कर रही थी। और मैं सबसे पहले नवी मुंबई में, मैं ऐसे बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ किया, मैं किया। सबसे पहले ये सीरियस मेरे को मार्च महीने में अधिवेशन में हुआ, तब से मैं काम स्टार्ट कर दिया। और मुझे सब राज्यों से फ़ोन आता था, हमारे इधर 20 लोग हैं, इधर 25 विद्यार्थी है, इधर इनको खाना दो, जी, खाना दो, पीना दो, सब बंद हो गया है। तो मैंने पहले क्या किया, एक होटल में कैंटीन खोली, वो बच्चे बैठे ही थे, होटल बंद था, उनको बोला, होटल वाले को बोला गैस सिलेंडर है, किचन है, मेरे को थोड़े दिन के लिए दो, 15 दिन के लिए, जो भी लगता है हम अनाज लाएंगे, खाली बच्चे पकाएंगे, खिचड़ी बिचड़ी पुलाव, और हम लोग बांटेंगे हमारे लोग। फिर पुलिस से मैंने एक गाड़ी की परवानगी ली, और पुलिस से परवानगी लेके वो गाड़ी से हम लोग, आपका पौना कितना खाने का पैकेज है, 20, कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा 30, ऐसे हमने कम से कम एक महीने में 11,10,000 हम लोग ने एक पैकेट बांटे। महापालिका के अधिकारी लोग मांगते थे कोई हॉस्पिटल के लिए कुछ, हम उतना ही खाना बनाते थे वो बच्चे लोग।
लास्ट में बच्चों को भी मैंने पैसा दिया, पालिका को बोला आप ये चालू करो, उन्होंने चालू किया। चाबुक सर है, ये हमारे हमेशा संपर्क में रहते थे, कितना किसको खाना चाहिए। बाद में अनाज बांटा बहुत। जी जब भी दूसरे लोग फोटो डालने लगे तो मेरे को लोग बोले ताई तू तो इतना कर रही 2 महीने से, जी। तब जाके हम लोग ने वो फोटो छोड़े। बताइए, खास बात ये थी कि आप खुद भी रोड पे थी, सड़क पे थी, लोगों में जाके कर रही थी, जैसे कि भी आपने कहा प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, बट आप खुद जाके भी कर रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सर्कस वालों के पुलिस लाइन में गई, 300 लोगों को उधर दिया। जी क्योंकि क्या है, अपन जब भी देते हैं ना तो किसी के पास दे देते, ये दे दो, बराबर नीचे तक जाता है कि नहीं जाता है। जी सरकार गवर्नमेंट बहुत योजना बनाती है, मगर नीचे तक जाती नहीं है। जी तो मैंने 40 जगह 40 वॉलेंटियर रखे थे, उनको मैं देती थी, वो लोग लिस्ट बनाते थे, नाम देते थे, और उस हिसाब से हमारा ये अनाज भी, चावल है, दाल है, गेहूं का आटा है। जो यूपी बिहार वाले थे वो गेहूं का आटा मांगते थे, तेल मांगते थे, सब्जी मांगते थे, जो भी है। फिर मैंने सब्जी के टेम्पो वम्पो करा के दिए एनआरए में, सब कॉलोनी में। उनको बोला यहाँ से सब्जी आएगी आपके पास। वहाँ वो वेखंडे जी काम कर रहे थे, उनका टीम वर्क, और लोगों ने भी काफ़ी मदद की। ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं थी, हाँ, सब पब्लिक ने मिलके, कार्यकर्ता ने मिलके लड़ाई को हम लड़े। मैंने हज़ारों लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन दिए, हज़ारों लोगों के बिल कम किए हैं। आज अभी भी इधर देखो आपके सामने कितने फ़ोन आ रहे, बेड नहीं मिल रहा है। नहीं तो ये मेरा, मैं अकेली नहीं काम कर रही थी, मेरी 2 बहू 2 एडमिशन वो कर रही थी, मेरा नीलेश लड़का कर रहा था, मैं, हम 4 लोग आज 2-3 महीने से इन जो लोग हैं, जो रसायनी से लेकर तुम्हारा उरण है, तुम्हारा खारगर है, पनवेल है, जूना पनवेल, नवीन पनवेल, ऐरोली, कोपरकेरना, कल भी कोपरकेरना का, ऐरोली का 2 आदमी को मैंने एडमिट किया DOI में। ये चालू है मेरे आज भी, और हमारा पूरा परिवार इसके लिए काम कर रहा है। ताई, जिस तरह से आपने मदद तो किया, जैसे बताया कि चाहे खाने पीने की हो, फाइनेंशियली हो, बहुत हमने देखा है। पालिका को भी मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, एम्बुलेंस ला के दिए, एम्बुलेंस की बुमा बुम थी। मेरे अभी 6 एम्बुलेंस हो गए और 3-4 एम्बुलेंस मेरी आ रही है, क्योंकि मैंने उनको बोला कमिश्नर को कि 1 एम्बुलेंस ऐसी रखो, सिर्फ पेशेंट को लाने को और छोड़ने के लिए। वो ऑटो में आएगा तो ऑटो में दूसरे लोग बैठेंगे, उनको फैला होगा, टैक्सी में आएगा तो 1 एम्बुलेंस वैसी रखो। अभी मैं इनको कोविड सेंटर के लिए भी जगह मिला के दी। MGM हॉस्पिटल सानपाड़ा का मैंने नितिन कदम जी से बात की, उन्होंने वो हॉस्पिटल दे दिया। उसके बाद अभी कामगार हॉस्पिटल के पीछे में 4 महीने से पड़ी, उसको कोविड सेंटर बनाओ, उसके लिए भी अभी वेंटिलेटर का कल टेंडर हो गया है। उसके अंदर मेरे 5 वेंटिलेटर 50 लाख के आ रहे हैं। तो पालिका को भी क्या सुविधा चाहिए, देखो वो भी कोई जादूगर नहीं है कि वो जाके कोविड को रोक सके। हम सबने मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने कमिश्नर को भी हमेशा सपोर्ट किया, पहले भी, आज है उनको भी। अगर कुछ ऐसा लगता है हमको तो फोन पे तुरंत बता देते कि इधर ये सुविधा नहीं है, तो तुरंत सुविधा मिल जाती है। तो लोक प्रतिनिधि का काम ही वो है कि आपने ये सब मदद के साथ साथ में ये कोविड के दौरान जो इश्यूज हुए उनको भी बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। मुझे याद है इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो था वो सबसे पहले आपने मदद अभी देखो ये जो अभी अपने को बीच का जो बिल आया है, जिसके दुकान बंद है उसको भी बिल वही आया है जी। अभी कल मेरे को एक फोन था लेडीज का, 25,000 बिल है, उनको 200-400 रुपया बिल आता था, तो 20,000 होगा 5 महीने का। तो मैंने उनको बोला एक लेटर लिख दो और मेरे को दे दो, उसकी कॉपी उनको दे दो, क्या करना देखेंगे। ये बीज बिल तो अभी तो ये बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन में लोगों को काम नहीं था, अभी काम चालू हो गया। अभी ये टोल नाके के ऊपर टोल बढ़ा रहे, ये क्यों बढ़ा रहे, अभी तो सब लोग यहाँ वासी के लोग जाएंगे, उनको टोल का खर्चा पड़ेगा। इसके लिए भी मैं सरकार से बात करने वाली हूँ कि हमारे यहाँ टोल नहीं बढ़ना चाहिए। ये अभी लॉकडाउन में लोग पहले ही परेशान है, नौकरी नहीं, बेरोजगार हो गए लोग, और तुम वापस से सब पैसा ही पैसा बढ़ाओगे, जो है वो ले। या तो नवी मुंबई के लोगों को फ्री कर दो पूरे, या नवी मुंबई से तुम लोगे तो कैसे चलेगा। इसके लिए भी मैं अभी, फिर ये जो इमारतें गिर रही बारिश में, उसके लिए आवाज़ उठाया कि इधर कोई भी संक्रमण शिविर नहीं है, कुछ नहीं है, कल इन लोग को कहाँ रखेंगे। सिर्फ कोविड पे ही काम नहीं किया था, अलग अलग इशू थे, वो अलग अलग इशू के लिए भी 5 महीना में काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात है ताकि कि आपने ये इश्यूज जिस तरह से आप बोल रही है उठाए और फिर बाकी लोगों ने भी उठाना शुरू कर लिए, तो फिर ये क्या क्रेडिट वॉर श्रेय का देखो मैं तो सोचती हूँ इस शहर के सभी लोगों ने काम करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब है, परिस्थिति इतनी है। मगर जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का ये लिया, 15 दिन बाद दूसरे लोग गए,
16वां दिन तीसरा ही गए। जी ऐसा कुछ नहीं है, करो करो, अच्छी बात है। मगर जागरूक नागरिक होने का कारण यही होता है कि जब भी इशू बनता है तभी उसके ऊपर क्विक एक्शन लेना चाहिए। बाद में दूसरा करने के बाद खुद जाने का और 2-4 कागज की होली बना देने का, ये सब गलत लग रहा है। पब्लिक समझती है नवी मुंबई में अभी पहले जैसे नहीं चलेगा। पब्लिक को पता है कि अपना एमएलए क्या कर रहा है, अपना कॉर्पोरेटर क्या कर रहा है, सब पब्लिक को पता है। बिल्कुल। और इलेक्शन में आज ऐसे ही मेरे को 89,000 वोट ऐसे ही नहीं गिरे कि लोगों को पता है 5 साल मंदाताई ने काम का किस तरीके से काम किया, एमएलए कैसा होना चाहिए। नवी मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र को मैंने दिखा दिया है। ताई, जिस तरह से आपका पहला टेन्योर रहा था 5 साल का, और एक के बाद एक आपने काफ़ी डिसीजंस लेके आए जो सालों से 15-15 साल से पेंडिंग थे, चाहे एफएसआई का हो, फ्री होल्ड का हो, और ये लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अभी आपने ये ईटीसी वगैरह का जो अपंग दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी जो एक्ट का था उसका भी लाया, गाउठन का भी जी, किया ना अभी गाउठन का भी आया है। इनके बारे में कुछ बताइए कि जो आपने किया था, चाहे एफएसआई हो, गाउठन एक्सपेंशन का हो, क्या स्टेटस है इनके अभी सर? नहीं, अभी गाउठन का तो सर्वे चालू करने का सर्वे चालू किया था इलेक्शन में मैंने, ये लोगों ने बंद करवा दिया क्योंकि क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए हमारे प्रकल्पग्रस्तों में। अभी प्रकल्पग्रस्तों का काम निकाला सबका, अभी वो 8 करोड़ का भ्रष्टाचार मैंने निकाला, विदाउट काम किए बिल दिए। ये जनता का पैसा है, ये खून पसीने से जनता ने अपने प्रॉफिट टैक्स से दिया है। कल हम विदाउट काम से 8-8 करोड़ के अगर बिल देंगे तो ये महापालिका लूट जाएगी। ये लूटने के बाद हमको यहाँ से रास्ते पे चलने के लिए जो कचरा उठाते उसके लिए पैसा नहीं रहेगा। 2014 में तिजोरी पूरी खत्म कर दी थी। ये तिजोरी खत्म करने के बाद अभी वापस एन रामास्वामी जैसे अधिकारी है, इन्होंने पैसे जमाए और फिर ये काम वगैरह स्टार्ट होने लगे। अभी ऐसे कि जनता का पैसा है, ये प्रॉपर्टी टैक्स से भरते हैं, और उस प्रॉपर्टी टैक्स से पैसे हम अगर विदाउट काम के 8-8 करोड़ के बिल देंगे तो ये पालिका में पैसा ही नहीं बचेगा। जब भी मुंडे थे, तुकाराम मुंडे, रामास्वामी थे, ऐसे लोग आने के बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स का थोड़ा पैसा बचने लगा, 2-2.5 हजार करोड़ बचे। तो अभी इसको कैसे उड़ाए, किस काम में उड़ाए, यही सब पालिका में चल रहा है। और बिल ऐसे निकालेंगे तो क्या हम चुप बैठेंगे क्या? अभी ये प्रकल्पग्रस्तों का काम निकाल के एक ही कॉन्ट्रैक्टर को देने का मतलब क्या कि 1 टाइम उसमें से कमीशन मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा आपने अभी उठाया है करप्शन का, जिस तरह से कि कमिश्नर ने भी इंक्वायरी की बात कही है। ये जो गार्डन के कॉन्ट्रैक्ट का है, ये किस तरह से आप देख रही हैं इसको? नहीं, ये मुझे तो अभी लग रहा है कि ये पालिका लूटने का पूरा प्लान बन गया है और इलेक्शन तक ये पालिका का पैसा पूरा उठाने का, इलेक्शन को खर्चा करने का, ये अधिकारी सब शामिल है उसमें। ऐसे नहीं है, अधिकारी नीचे से ऊपर तक फाइल कमिश्नर को देता है, उसको लगता है बराबर दिए तो वो सिग्नेचर करता है। इसलिए उनको भी बोला है मैंने कि पूरी चौकसी होनी चाहिए, जिसपे दोषी है उसको तुरंत निलंबित करो। आने वाले अधिवेशन में नहीं तो मैं आवाज़ उठूंगी, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करो, ये काम को स्थगित करो और वापस टेंडर निकाल के जो पहले के 20-20 साल काम कर रहे थे लोग, उनको काम दो। जी बिल्कुल। तो आपने जिस तरह से मैंने कहा कि पहले भी जिस तरह के डिसीजंस आपने लेके आए थे, फ्री होल्ड के, एफएसआई के, प्रकल्पग्रस्तों के, आपका हमेशा ये आरोप रहा है कि उसमें हर्डल्स, अड़थले बीच में लाने की कोशिश की गई है। अभी ये देखो ना ईटीसी का, जी, किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, न कॉरपोरेशन से अधिकारी का हुआ, न कोई कॉर्पोरेटर का हुआ, न किसी लीडर का हुआ, सभी उसको बचाने को निकले थे। ईटीसी आप सालों से लड़ाई कर रही हैं उसके लिए? 2015 से लड़ाई थी, 2018 जुलाई 18 में न्याय मिल गया, कानून बनाया गया। मैं चला कानून बनाया तो अभी ये लोग फॉलोअप करेंगे। इसके बाद हमारा चुनाव लगा, लॉकडाउन हुआ। कल परसों न्यूज़ आई कि ऐरोली में कुछ नहीं हो रहा है, ऐरोली में कोई देखा नहीं जाता, ईटीसी केंद्र को कोई मालूमात नहीं मिल रही है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही। तब जाके आज मेरे को वापस पत्रकार परिषद लेनी पड़ी। जी, आपको लगता है अभी ये कायदा की जो आपने बात की है और इसके भी आप फॉलोअप करेंगे कि इससे सही माने कुछ तो कंट्रोल आएगा इनसे? 100% कंट्रोल आएगा, क्योंकि ये बच्चे जो है इनको ये सुविधा गवर्नमेंट ने दी है। तुम क्या तुम्हारे जेब से पैसा नहीं दे रहे हो और इनको ये सुविधा नहीं मिलेगी तो आने वाले अधिवेशन में देखूंगी जो भी अधिकारी इसके अंदर जिसने भ्रष्टाचार किया है उनको, उनकी चौकसी होनी चाहिए और उनको निलंबित करना चाहिए। तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, लोग मानेंगे कि ये महानगर पालिका अच्छे से काम करे। अभी ये महानगर पालिका में ऐसे हो रहा है तो आज लोगों का भी विश्वास उठ चुका है। मेरे को बहुत लोगों के फ़ोन आए NRA में से, पाम बीच से,
कि आपने ये भ्रष्टाचार कैसे ढूंढा, ये पब्लिक पैसा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने जो वोट दिया है वो वोट फोकट नहीं गए, एक अच्छे लेडीज़ को दिया जो सब काम करने के साथ साथ महानगर पालिका के ऊपर अंकुश भी रखती है। आप जैसा ही लोक प्रतिनिधि भ्रष्टाचार निकालने वाला हमको चाहिए था, वो आपके माध्यम से मिला, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं फोन करके मेरे को। तो ये ईटीसी के मामले में आपने जो पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर थे तुकाराम मांडे, उन पे भी निशाना साधा है? तुकाराम मुंडे जी को मैं बहुत बार मिली ईटीसी के बारे में। ये पालक मिले, पालक को तो अछूती मानता था, उनको भगा देता था, हम लोग कर रहे वो सही कर रहे। तुकाराम मुंडे अगर चाहते थे तो वो न्याय दिला सकते थे दिव्यांग बच्चों को, मगर उनकी जो मन में एक ही बात थी कि अधिकारी को बचाने की, उसी हिसाब से उन्होंने कभी भी इन बच्चों को अपना नहीं समझा, इन बच्चों को कुछ सुविधा देने का नहीं। मैं 20 बार तुकाराम मुंडे जी को मिली हूँ, मैं आने वाले जितने भी कमिश्नर आए उसको मिली, अभिजीत बांगर जी को भी मैंने अभी आए कमिश्नर को बताया, मिसाल बस आपको 10 बार बोल चुकी। मगर ये क्या है, अधिकारी को बचाने के लिए जुड़े हुए थे और इन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा था। परसों पेपर में न्यूज़ आई, इसलिए वापस ये पत्रकार परिषद लेके, अगर इन बच्चों को अभी न्याय नहीं मिलेगा तो आगे जाके मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो जीआर बना है उसने हमको अधिकार भी दिया है कानून की कार्रवाई करने का। तो रीडेवलपमेंट का जो इशू है नवी मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाखों लोग उसकी वजह से परेशान हैं और आपसे एक होप मिला था कि फाइनली जीआर आके हुआ था, पर उसमें भी बहुत पॉलिटिकल इश्यूज होके वो उसमें ऐसा है कि हर कॉरपोरेटर को, हर लीडर को चाहिए ये हमारा जो कंपाउंड है हमको ही मिलना चाहिए। अभी मेरे को फ्राइडे के दिन आने वाले जो एमडी है मुखर्जी साहब, उन्होंने टाइम दिया है, उसके ऊपर ही बातचीत है रीडेवलपमेंट पे। अभी देखो L&T यहाँ बहुत काम कर रही है, यहाँ पर अभी ये जो रेसिडेंट एरिया का होने वाला है जूनगर और सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर शाहजी पालन जी करने वाले हैं काम। तो मैं अभी कमिश्नर एमडी को वही बात करने वाली हूँ कि आप भी एक पूरा जो रीडेवलपमेंट के टेंडर निकालो, ये बड़ी कंपनियां बुलाओ और इस कंपनियों को काम दो, काम की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लोगों को जल्दी काम मिलेगा और लोगों की फसनुक नहीं होगी। आज क्या होता है, बिल्डर ने लिया कंपाउंड तोड़ा है, काम नहीं है, पालिका बहुत सारे पेपर वर्क मांगती है, वो मिलता नहीं है। और इस इशू में बहुत सारे 5 साल 2014 से सब काम लटक गए और ये साल मैं करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच रही हूँ, जो बिल्डर करना चाहते हैं उन्होंने काम तुरंत चालू करो, मेरा कोई उनको विरोध नहीं है। जिनके पास जो सोसाइटी आई है उन्होंने काम स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई अड़चन है तो मुझे बताओ, अगर नहीं होता है तो मैं शिल्को को बोलने वाली, शिल्को आप ही टेंडर निकालो और ये बड़े बड़े कंपनी को इन्वाइट करके इनको सेक्टर वाइज काम दे दो। ये जिस तरह से आपने कहा कि ये फाइल्स में ही उलझे रह गए काफी प्रोजेक्ट। नहीं, ये उलझाने का काम ये लोग ही बढ़ा रहे हैं, कोई उलझा हुआ नहीं है। सब देखो, दिल में इच्छा शक्ति है तो सब काम हो सकते हैं। गाउटन विस्तार का जो काम था 40 साल के बाद में पहली बार करके लाई जी। करने के बाद देखो लोकसभा का चुनाव था, नहीं उसमें बोला तुम्हारा गांव खाली कर देंगे, तुम्हारी जमीन चली जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये तुमको भगाने का काम कर रहे हैं। सब लोगों को इकट्ठा किया, सड़कों पे मोर्चा किया, बाद में वो लोग बोलते हैं लोग ने हमको पागल बना दिया। अभी सब माफी मांग रहे हैं कि उस वक्त ही काम हो जाता था। अभी उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, अभी दूसरे कंपनी को काम दिया शिल्को ने। अभी वही उनको क्या देना है, अगर कल स्टार्ट करना है सानपाड़ा वासी से सालसोला से तो कौन से पेपर देना है, उसके लिए भी एमडी से मेरी चर्चा होगी। फिर हम सब पूरे गाँव वालों को बताएंगे कि ये पेपर आप इकट्ठा करो, आपका सर्वे चालू होगा तभी ये पेपर दो। अगर किसी के पास पेपर कम है तो क्या करना, कैसे करना हम देख लेंगे, मगर करना है और होगा। रीडेवलपमेंट हो या प्रस्त हो, एक होप है कि आप फिर उस मामले के फॉलो अप कर रही हैं। मैंने ये दोनों तीनों का, मेरे फ्री होल्ड का भी काफी फ्री होल्ड का तो हो गया है, लोगों ने सिडको के वेबसाइट पे जाना है और बताना है उनको क्या करना है, उसके ऊपर से पेपर है, फॉर्म भरो, हो गया है। जो भी काम लिए मैंने उसके अंदर बहुत सारे अड़चने आई, बहुत सारे लोगों ने भी लाई, अधिकारी ने भी लाई, नेता लोग हैं उन्होंने लाई। अभी मेरे को बताओ, ये प्रकल्पग्रस्त जो है इनको काम नहीं मिला है। यहाँ पर हर पार्टी में एक प्रकल्पग्रस्त नेता है जी, बिल्कुल। हर पार्टी बोलती है हम ही काम करेंगे प्रकल्पग्रस्तों का, हम ही घर दिलाएंगे, हम ही सब कुछ। फिर अभी कहाँ है? ये 4 महीने में प्रकल्पग्रस्तों के पेट पे पाव आया,
उनके साथ 20-20 नौकर दूसरे, अभी जैसे आप है, आपके साथ 2 कैमरा वाले हैं, एडिट करने वाले, उनको तो पगार देना पड़ता है। तो कोई एक ही प्रकल्पग्रस्त कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उसके साथ 20-20, 25-25 लोग हैं, और अचानक 20-25 कॉन्ट्रैक्टर्स वो उनको कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से पगार? उनसे पगार भी करके ली और फिर उनको निकाल दिया, दूर हटा दिया। ये सब कमीशन का चक्कर है और कुछ नहीं। वो सब होने दो, सब होते आया है 5 साल से, मैं देखती आई हूँ। मगर विदाउट काम किए कोई बिल देगा, ये मैं सेंड कभी नहीं करूँगी। और मैंने अभी बोल दिया पालिका को, आइंदा कुछ भी फाइल है, कुछ भी काम करना है तो हमको बताना ही है, आपको लोक प्रतिनिधि को, कि ये क्या होने वाला है। अगर नहीं बताएंगे ना तो फिर यही हालत होगी। तो हमको भी विश्वास में लो, हमको बताओ कि ये अभी वेंटिलेटर का कल कमिश्नर खुद बोले आ रहे हैं, पलान कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, नो प्रॉब्लम। नए जो म्युनिसिपल कमिश्नर आए हैं अभिजीत बांगर साहब, उनके साथ भी आपकी मीटिंग्स कुछ हुई हैं? फिलहाल अभी तक जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, चाहे कोविड को लेकर या बाकी जो इश्यूज हैं, आपका क्या ओपिनियन है उनके बारे में? अभी तो वो कोविड के लिए बेचारे रात दिन काम करते, अच्छा आदमी है, काम करता है, उसको करना देना चाहिए। और उसके साथ साथ ये मैंने भी जो लोगों के बिल्डिंग टूट जाएगी तो रहने का निवास स्थान चाहिए, मैंने भी काफ़ी इशू उठाए हैं उनके पास में। ये दिव्यांग बच्चे का होगा, प्रकल्पग्रस्तों का होगा, उसके अंदर भी। मगर क्या होता है, एक टीम वर्क होती है अधिकारी लोगों की, वो ये पालिका में टीम वर्क नहीं मुझे दिख रही है। ओके। न कोविड में दिख रही है, न बाकी के काम में। आए हुए अधिकारी किस दिमाग से आए हैं, क्या है पता क्या नहीं। कारण क्या लग रहा है आपको? मुझे कुछ कारण ऐसे ही लग रहा है। अभी ये कोविड में इतने काम निकले गए, आरोग्य क्यों हो गया। अभी देखो, अभी मेरे को ऐसे पता चल रहा है कि जो ड्रेस का काम है वो भी वही कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले, झाड़ काटने का काम है वही देने वाले। तो ये गलत बात है, ये मैंने उनको समझा दी है। आप बहुत यंग है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप एक IAS ऑफिसर है और आपको इस नवी मुंबई नगरी पे बहुत आपको सोच के और आँख खुली रखकर काम करना पड़ेगा जी। वरना ये जो 8 करोड़ गए इशू है ना, ऐसे इशू होते रहेंगे जी। 8 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का प्रॉफिट टैक्स का है। तो आपका कहना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर का तो पॉजिटिव है, लेकिन जो बाकी जो उनकी टीम है, टीम वर्क है, वो बराबर नहीं है। और उसमें उनकी सोच अलग अलग है। उनके अंदर के हर एक को चाहिए, मेरे को ये डिपार्टमेंट चाहिए, वो डिपार्टमेंट चाहिए, किसको टाउन प्लानिंग चाहिए, किसको और चाहिए, किसको, इस चक्कर में बसे हुए हैं। तो ये अभी फिलहाल जैसा कि जो पिछला हाउस था वो तो डिसॉल्व हो गया मई में, पॉलिटिकली डायरेक्ट नहीं है, बट क्या लग रहा है आपको कि फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं? पॉलिटिकल प्रेशर से करके तो ये 8 करोड़ का बिल निकला। ऐसे कोई 8 करोड़ का बिल देगा क्या? जो पीछे के कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्रकल्पग्रस्त, उनको क्यों नहीं बिल दिया अभी तक? उनके काम के क्यों नहीं ऑर्डर निकले? बिल्कुल। आप भी जेडी इस नवी मुंबई के रहवासी है, आपको ही मैं पूछती हूँ कि 8 करोड़ का बिल दिया, आपको पसंद है क्या? विदाउट काम किया हुआ। बिल्कुल नहीं, किसी को ही नहीं पसंद आएगा। हाँ, किसी को नहीं पसंद आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हम भर रहे हैं, सब टैक्सेस हम भर रहे हैं। मैं आपको सवाल कर रही हूँ, आप मुझे नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये जनता बोल रही है कि हमारा जो MLA है वो दिव्य दृष्टि रख के काम कर रहा है, ताकि ये 8, मेरे को पूछते हैं आपको कैसे पता चला 8 करोड़ का? आप तो पालिका में जाती नहीं, आप पालिका के कॉन्ट्रैक्टर को मिलती नहीं, आप अधिकारी को नहीं मिलती। मैं बोला मैं नहीं मिलेगी तो भी मेरे पास पूरी मालूमात रहती है। आप अभी मेरे को नींद में भी उठा के पूछो किसको कितना पैसा किधर किधर गया, मैं तुमको बता दूंगी ऑफ द रिकॉर्ड जी। हाँ, मेरा ध्यान है, मैं देख रही हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। सिर्फ बोल नहीं रही थी, मगर ये विदाउट काम करके दिया ना पैसा तो बोलना ही है। बिल्कुल। अगर ऐसे करते रहेंगे तो सब पैसा चला जाएगा और हमारे लोगों को रास्ते पे नाक पकड़ के चलना पड़ेगा। कचरे की बदबू के लिए पैसा नहीं। 2014 आ जाएगा, 2014 में कितना लोग को वन टाइम प्लानिंग में ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं नहीं रहती थी तो वो भी काम नहीं बनते थे। बिल्कुल। ये तो दिनेश वाघमारी जी को बार बार ले जाके दौरा कर करके वो काम करा के लिए मैंने। ताई, इलेक्शंस होने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से बढ़ गए महापालिका के। अब ऐसा है कि शायद कुछ 2-4 महीने में हो जाएंगे, जिस तरह से बिहार में हो रहा है तो शायद यहाँ पे भी आगे होगा। फिलहाल आपको पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह से दिख रहा है नवी मुंबई? मुझे लग रहा है जो हम काम कर रहे हैं बीजेपी के माध्यम से, आज जो बीजेपी के माध्यम से पत्रकार परिषद थी, बीजेपी का नाम से, बीजेपी का सिंबल से और
हमारे जो देश के नरेंद्र भाई मोदी जी है, उन्होंने किसान बिल पे लिया हुआ निर्णय है, जो चीन में जो अपने सैनिक अपना काम कर रहे हैं, ये जो हमारे जो देश के पंतप्रधान काम कर रहे हैं, राज्य के देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी काम किया है, उसके लिए बीजेपी के लिए यहाँ जो वोटर्स है, जो पढ़े लिखे वोटर्स है, सुशिक्षित है, ग्रामीण के, वो सब बीजेपी का काम देखकर वोट देते हैं। जी। तो अभी बीजेपी ने जो जो काम किए देश में, राज्य में, नवी मुंबई में, तो बीजेपी के माध्यम से हुए। महानगर पालिका में लोकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसके मद्देनजर आपको लगता है कि, और जिस तरह से पॉलिटिकल सिनारियो यहाँ पे काफ़ी चेंज हुआ है, पहले गणेश नायक साहब राष्ट्रवादी में थे, बीजेपी में आ गए, आपका सेकेंड टेन्योर आया है, बहुत लोग पार्टी छोड़ के भी गए हैं, ये सब में आपको लोकल इश्यूज के हिसाब से मुझे तो लगता है बीजेपी यहाँ एक नंबर ही होगी जी। क्योंकि आपने कोविड में देखा होगा, जो लोग इलेक्शन के लिए एमएलए बनने के लिए उतरे थे, उसमें से कितने लोगों ने काम किया है और किस तरीके से नौटंकी करके पेपरबाजी की है, चाहे वो वीज का बिल हो, चाहे हॉस्पिटल के बिल हो, चाहे और कुछ हो। तो लोग क्या इतने पागल है और मूर्ख है क्या जी। नवी मुंबई की? बिल्कुल। हम लोग तो घर घर में पहुंचे, हमारे पास तो लिस्ट है कौन से घर में यादव रहता है और यादव के घर में कितने लोग रहते हैं, और कौन से फैमिली में शर्मा के घर में कितने लोग हैं, वर्मा के घर में, ये मेरे पास लिस्ट है। पूरे राज्य, देश भर से, राज्यों से फोन था मेरे को, मुझे झारखंड से था, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तुम्हारा दिल्ली से राष्ट्रवादी का युवा का लीडर ने मेरे को फोन किया था, क्योंकि वो पहले मेरे को राष्ट्रवादी में जानता था, मेरे नंबर थे, उन्होंने कहा मेरे इतने थे बच्चे यहाँ पढ़ रहे, 20-25 बच्चे थे मेरे घर के बैक साइड में ही थे जी। तो मेरे को गुजरात, राजस्थान, सब जगह से मेरे को ही क्यों फोन आ रहे थे। ताई, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और यहाँ पे भी काम है, उसका फ़ायदा होगा, एक बात थोड़ी समझ में नहीं आती है कि बीजेपी के दोनों एमएलए यहाँ पे हैं, चाहे नायक साहब हों चाहे आप हों, और लेकिन कुछ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन अभी तक, क्योंकि आप लोगों के पहले डिफरेंसेस रहे हैं, यहाँ पे लेवल पे, नवी मुंबई लेवल पे कुछ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आप लोगों का नहीं दिखता है, उनकी अलग मीटिंग्स होती हैं, आपकी अलग मीटिंग्स होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे है कि देखो, मैं मेरा क्षेत्र में मैं पहले से काम करती आई हूँ। आपने 5 साल में एक बात देखी होगी या नोट की होगी, मालूम नहीं मुझे पता, 2014 से लेकर 2019 तक मैं कभी ऐरोली में नहीं गई थी जी। मैंने कभी जाके वहाँ डिस्टर्ब नहीं किसी को किया जी। तभी के एमएलए जो थे संदीप नाइक, उनको कभी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो उनका काम कर रहे थे तो वो अच्छा काम कर रहे थे, तो मैं डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं। अभी ये लॉकडाउन में जब भी ऐरोली का मुद्दा आया, इसका अपना ये सर्कस वालों का, जी। वहाँ से फ़ोन आया मुझे, मीडिया वालों का वगैरह वगैरह, और उस दिन मैं पुलिस लाइन में अनाज बांटी रही थी पब्लिक को, तो वैसे और 200 किलो गाड़ी में डाल के हम लोग लेके गए, उनको दे दिया। और मुझे खास करके शंकर महादेव जी का और सुबोध भावे जी का सुबह में फ़ोन आया कि हमारे कलाकार उधर अटक के पड़े और उनके लिए कुछ स्थायी बंदोबस्त करो। फिर मैंने महानगर पालिका चाबुक सर को बोला उनको जितना पानी है, क्योंकि उनके पास मुर्गे थे, कुत्ते थे, सब कुछ था, पानी का, खाने का। उधर साइड में ही एक कैंटीन चालू थी पालिका की, उधर से खाना पीना दो। फिर बाकी के लोगों ने भी वहाँ किया होगा। तो मैं तब जाके पहली बार ऐरोली में उस क्षेत्र में गई। हाँ, फिर मापा राबाड़ा से मेरे को काफ़ी वर्कर लोगों के फ़ोन आए, तो मैं खुद तो नहीं गई, मैं दूसरों के पास अनाज 200, 500 किलो जो देना वो मैं उनको दे दिया था दोनों जगह में। ऐसे ऐरोली में मेरे को गोटोली, गलसोली, सब जगह से रोज़ फ़ोन आते हैं, ये अपना पालिका का एडमिशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बिल कम कराने के लिए। अभी कल रात को भी मेरे को राबाड़ा से फ़ोन आया था, मैंने बोला आप भी अधिकारी सुबह में आएंगे तब फ़ोन करो। तो ऐसा नहीं, मैं वो क्षेत्र में भी मेरा नाम अच्छा है और वो क्षेत्र का सब लोग मेरे पास आके काम करा के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास, मैं कह रहा है कि दोनों एमएलएस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक ही पार्टी के होके भी नहीं, ऐसा है ना, वो उनका काम कर रहे, मैं मेरा काम कर रही हूँ। पार्टी की तरफ से नहीं आता है कि पुराने डिफरेंसेस भुला के अब साथ में काम करो? नहीं नहीं, पार्टी का क्या, पार्टी बोलेगी तब देखा जाएगा। अभी तो मैं, वो उनका इशू है, वो उनके इशू पे कर रहे, मैं मेरा इशू पे काम कर रही हूँ। मैं किसी का जाकर खुद होकर हस्तक्षेप ऐरोली में नहीं कर रही हूँ, ताकि मेरे बेलापुर में तो बहुत हो रहा है, रात दिन हो रहा है, 5 सालों से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पार्टी में आने के बाद भी हो रहा है। अच्छा। फिर भी मैं शांत हूँ, मगर अब नहीं शांत रहूंगी। कल का जो इशू हुआ गार्डन का, उसके बाद मैं शांत नहीं रहूंगी। और मुझे ऐरोली में जाने में कितना टाइम लगता है,
शुरू से तो मैं वहाँ भी काम किया है ना, बिल्कुल महिला बचत गट हो और कोई सब लेडीज की संगठना है मेरी वहाँ पर, सब झोपड़पट्टी में संगठना है बचत गटों की, ऐसा नहीं है। नहीं, लोग आते रहते, काम करते रहते। आप ऐरोली से आते थे मेरे पास, बिल्कुल आपके भी कुछ काम रहते थे, समाज के काम रहते थे, पुलिस स्टेशन के रहते थे। ऐसा नहीं, कोई भी आता है तो अपने को काम करना चाहिए। तो आखिर में अब आगे रास्ता क्या है, सब मिला के जिस तरह से हालात हैं, आप आगे किस तरह से देख रही हैं कि नवी मुंबई को फिर से उभरने के लिए अब क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? नहीं, नवी मुंबई में सब कुछ अच्छा है, पहली बात तो खाली कंट्रोल रखना जरूरी है। जी हम कंट्रोल रखेंगे अधिकारी के ऊपर और सब हम ध्यान से काम करेंगे तो नवी मुंबई में इतने अच्छे लोग हैं, नवी मुंबई को इतने अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले हैं, पब्लिक अच्छी है, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अभी ये टोल टैक्स का आया है विषय, टोल देने का इशू है, ऐसे बड़े बड़े इशू है, उसमें काम करना चाहिए। नवी मुंबई को खाली फोकट कोई परेशान करता होगा तो इसे नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमेशा हाउस में आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो महिला पे अत्याचार हो, चाहे एजुकेशन के कोई किसी को हो, या चाहे कुछ भी चीज़ है, मैं सर समावेश काम करती हूँ। मैं कोई एक विषय महिला लेके नहीं लड़ती हूँ। मैं अपने आप को पहली बात तो महिला समझती नहीं हूँ, पहली बात, और यही सोच के चलो आप भी। बिल्कुल। तो मैं मेरा काम बराबर कर रही हूँ और मेरा पूरा नवी मुंबई के ऊपर ध्यान है। पहले उन्होंने एक जोन का काम रद्द किया था, मतलब पेमेंट को 2 जोन का दिया है जी तो मैं पूरी नवी मुंबई के ले दो, दूसरे दिन वो भी निकाला, वो भी स्टे दिए दे। अभी ये कमिश्नर है, मेरे को इनसे बहुत बड़ी अपेक्षा है कि ये यंग लड़का है, अच्छा IAS बन के आया है, अच्छा काम करेगा और अच्छा न्याय दिलाएगा नवी मुंबई के, और खुद का नाम भी अच्छा हो जाएगा। मैं इनको वो बहुत बात की है उनसे जी कि आपको काम करने का एक मौका मिला है बहुत बड़ा, एक नवी मुंबई महानगर पालिका जैसी पालिका अपने हाथ में मिले और आप कुछ काम करके दिखाओ और आपका नाम होगा तो आपको जिंदगी में इतने बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे, क्योंकि आप उम्र आपकी छोटी है। बिल्कुल मेरे बच्चे से भी वो छोटा है 4 साल से। बिल्कुल हाँ, तो मेरे बच्चे से सही है, उसको सलाह देना अपना काम है, वो दिया है। आइंदा आगे उसको उसने देखना चाहिए कि अधिकारी कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका कंट्रोल होना चाहिए। ताई आप जिस तरह से बोल रही हैं कि बीजेपी ही आएगी इलेक्शन जब होगा, और आप अपना एरिया देख रहे हो, देख रही हैं, सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं पार्टीज़ में यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि किसको नॉमिनेट किया जाएगा कैंडिडेट? नहीं, जैसे अभी पार्टी डिसीजन लेगी और पुराने कार्यकर्ता उनको भी न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने 5 साल मेरे साथ काम किए हुए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम आ गए और हमें उधर का टिकट लेंगे, वैसा नहीं होगा। पुराने कार्यकर्ता को भी न्याय देने का काम मैं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ जुड़ के पार्टी को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। जी और अभी आए हैं, उनका भी मेरिट देखा जाएगा जी और उस हिसाब से पार्टी तय करेगी। बीजेपी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो कोई साधारण पार्टी नहीं है। तो गणेश नायक डिसाइड करेंगे, मंदम माते डिसाइड करेंगे, या पार्टी डिसाइड करेगी? नहीं, ऐसा पार्टी डिसाइड करेंगे, हम हमारे लोगों के नाम देंगे। किसके ऊपर मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, आए हुए लोगों पे भी मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर उनका काम है, वो काम कर रहे तो उनको न्याय मिलना चाहिए। आपका एक स्टेटमेंट आया था पहले ताई कि मेरा जो क्षेत्र है वहाँ के टिकट्स मैं डिसाइड करूँगी, उनके क्षेत्र के वो डिसाइड करें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग हैं पुराने लोग, उनको न्याय देने का दोनों क्षेत्र में काम करूंगी मैं। ऐरोली में भी अगर लोग हैं और वो काम कर रहे हैं और वो चुन के आ सकते हैं तो उनको भी न्याय देना अपना काम है, क्योंकि बीजेपी बढ़ाने में 14 से लेकर इन लोग का काफ़ी योगदान है, हर प्रोग्राम के लिए योगदान है। और पार्टी आखिर में सब पार्टी के हाथ में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा 2019 में टिकट मेरे को ही मिली ना, बिल्कुल मिली ना टिकट। आपका सबका भविष्यवाणी क्या था? बिल्कुल कोई चांस सबकी नहीं दे रहा भविष्यवाणी था। मंदाता के साथ नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसमें सबके विचार और खुद पार्टी सर्वे करेगी बिल्कुल हर इंसान का। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि इसको ही टिकट दो, उसको दो, कोई भी रहने दो, चाहे अभी आए हुए लोग रहने दो। अगर वो काम करते तो उनको टिकट देना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि इनको टिकट मत दो। जी अगर वो उधर चुन के आते, अपने को चुन के आने का भी मेरिट देखना है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ में है, मेरे साथ में नहीं है, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैं सबको न्याय देने का काम करूँगी। ताई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमेशा की तरह
जिस तरह से ताई बात करती हैं, बेबाक बात करती हैं, दिल से बात करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त दिया। थैंक यू धन्यवाद। तो ख़ास मेहमान में से इस हफ्ते सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.